हेलो दोस्तों, मैं अनिल शर्मा का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सहसंबंध, कोरिलेशन। देखिए दोस्तों, सहसंबंध होता क्या है? तो एक ये ऐसा संबंध होता है दो श्रेणियों में। जैसे कि हम किसी एक श्रेणी में परिवर्तन करते हैं तो उसका दूसरी श्रेणी पे क्या प्रभाव पड़ता है, या एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करें तो उसकी प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और एक वस्तु की प्राइस में कमी या वृद्धि करें तो उसकी मात्रा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जो चीजें होती हैं वह सहसंबंध के अंदर देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस सहसंबंध का जो निर्माण किया है, विकास किया है, वो क्या है? प्रोफेसर ब्रावे ने केवल इसका निर्माण किया है, लेकिन इस सहसंबंध को आधुनिक रूप देने का जो कार्य किया है वो प्रोफेसर गाल्टन और कार्ल पियर्सन ने किया है। दोस्तों, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो सहसंबंध होता है वो धनात्मक हो सकता है, किस प्रकार से सहसंबंध जो होता है वो ऋणात्मक होता है। देखिए दोस्तों, यदि एक किसी प्रोडक्ट की मात्रा में वृद्धि होने पर उसकी प्राइस में भी यदि वृद्धि होती है तो वो कहलाएगा सकारात्मक सहसंबंध, और यदि एक प्रोडक्ट की मात्रा में कमी करने पर दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस में वृद्धि हो जाती है तो उसे कहेंगे अपन नकारात्मक सहसंबंध। देखिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताता हूं सकारात्मक सहसंबंध और नकारात्मक सहसंबंध। देखिए, यहां पे माना एक प्रोडक्ट है एक्स और एक प्रोडक्ट है वाई, इसकी दे रखी है क्वांटिटी, इसकी दे रखी है प्राइस, इसकी दे रखी है क्वांटिटी, इसकी दे रखी है प्राइस। दोस्तों देखिए, यहां पे मान ले प्राइस है 10, 11, 12, 13 और 14। क्वांटिटी जो है वो है 10, 11, 12, 13 एंड 14। ऐसे ही इसकी प्राइस जो है वो सपोज करें 10 होने पर यहां हो जाती है 11, यहां पे 12, यहां 13, यहां 14 और यहां पे 15। बात ये नहीं है कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, बात ये है दोस्तों, इसमें देखने वाली बात ये है कि जैसे जैसे मात्रा में वृद्धि हुई है वैसे वैसे ही दूसरे जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो एक ही दिशा में यदि परिवर्तन होता है तो उसे सकारात्मक या धनात्मक सहसंबंध करते हैं, और विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है तो उसे नकारात्मक सहसंबंध कहते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहां पे हम पढ़ने वाले हैं सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध के प्रकार के बाद में उसकी क्वांटिटी पढ़ेंगे, उसकी जो मात्रा है, डिग्री है, वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में उसके फॉर्मूले देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी संबंध के आधार पर इस सहसंबंध को 3 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकार में दोस्तों? 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है आपका धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध। दोस्तों दूसरा जो सहसंबंध है वो है रेखीय या वक्र रेखीय सहसंबंध, और तीसरा जो सहसंबंध है वो है बहुगुणी, आंशिक और सरल सहसंबंध। देखते हैं दोस्तों ये तीनों कैसे बनते हैं और कैसे इनके प्रकारों को डिवाइड किया गया है, वो देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि सहसंबंध के जो प्रकार हैं, सहसंबंध के जो प्रकार हैं, टाइप्स जो हैं सहसंबंध की, पहला है रेखीय, या इसको अपन पहला ले लेते हैं धनात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध। दूसरा जो दोस्तों हमारा सहसंबंध का प्रकार है वो है रेखीय या वक्र रेखीय सहसंबंध, और तीसरा जो हमारा प्रकार आता है सहसंबंध का वो है सरल बहुगुणी व आंशिक। देखिए दोस्तों, सहसंबंध के प्रकार सभी को हैं, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे कि सहसंबंध के प्रकार क्या हैं। यहां पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि जो धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध होता है वो किस पे आधारित होता है। तो दोस्तों ध्यान दें, ये धनात्मक और ऋणात्मक जो सहसंबंध होता है वो इसकी जो संबंध है उसकी दिशा पे निर्भर करता है, सहसंबंध की दिशा पे निर्भर करता है दोस्तों। तो ध्यान दें दोस्तों, यदि हम इस प्रकार को डिफाइन करें तो धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध को इस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे हम कि जिस संख्याओं में या जिन पदों में दिशा समान होती है
परिवर्तन की जो दिशा है वो समान होती है तो वो धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा, और यदि जो परिवर्तन है उसकी जो दिशा है वो विपरीत है, समान दिशा है धनात्मक कहलाएगा, लेकिन दिशा विपरीत है तो वो सहसंबंध कहलाएगा ऋणात्मक सहसंबंध। दोस्तों वापस देखिए दोस्तों, यहां पे पूछा जाएगा आपसे दिशा पे आधारित कौन सा सहसंबंध है, तो धनात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध। दिशा समान है धनात्मक सहसंबंध होगा, दिशा विपरीत है तो ऋणात्मक सहसंबंध होगा। दोस्तों ध्यान दें दोस्तों, दूसरा पॉइंट आपका जो है रेखीय या वक्र रेखीय सहसंबंध। आपका दूसरा जो पॉइंट है रेखीय या वक्र रेखीय सहसंबंध। देखिए दोस्तों, ये जो अनुपात है या जो प्रकार है सहसंबंध का, ये डिपेंड करता है अनुपात पे, ये डिपेंड करता है अनुपात पे। यदि चरों में जो परिवर्तन हो रहा है समान अनुपात में होता है तो वो कहलाएगा रेखीय सहसंबंध, और यदि समान अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है तो वो सहसंबंध कहलाता है वक्र रेखीय सहसंबंध, वो सहसंबंध कहलाता है वक्र रेखीय सहसंबंध। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन सा सहसंबंध का प्रकार है जो अनुपात पे आधारित होता है, तो आप कह सकते हैं रेखीय और वक्र रेखीय। अनुपात समान रहेगा तो एक सरल रेखा के रूप में डायग्राम बनेगा, इसलिए उसको रेखीय सहसंबंध कहते हैं, और अनुपात असमान रहेगा तो वक्र जो है वो एक सरल रेखा में न होकर ऊपर नीचे बनेगा, जिसे हम वक्र रेखीय सहसंबंध कहते हैं। दोस्तों ऐसे ही दोस्तों हमारा जो तीसरा प्रकार है सहसंबंध का वो है सरल, बहुगुणी और आंशिक सहसंबंध। दोस्तों ये चरों की संख्याओं पे डिपेंड होता है। दोस्तों ये चरों की संख्या पे निर्भर करता है, ये चरों की संख्या पे निर्भर करता है। दोस्तों यदि संख्याएं सिर्फ 2 हैं तो यहाँ पे सरल सहसंबंध कहलाएगा। जो चरों की संख्या है या पदों की संख्या है वो मात्र 2 हैं तो सरल सहसंबंध कहलाएगा। 2 से अधिक है चरों की संख्याएं तो वह बहुगुणी सहसंबंध कहलाएगा। दोस्तों यदि संख्या 2 है तो सरल सहसंबंध कहलाएगा, 2 से अधिक संख्याएं हैं बहुगुणी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों आंशिक सहसंबंध को समझने की, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, संख्याएं 2 हैं, यहाँ पे 2 संख्याएं हैं तो यहाँ पे सरल सहसंबंध कहलाएगा। 2 से अधिक हैं, यहाँ पे 2 पदों से अधिक हैं तो यहाँ पे कहलाएगा बहुगुणी। लेकिन आंशिक क्या कहलाता है, यहाँ पे भी संख्याएं क्या होती हैं 2 से अधिक होती हैं। आंशिक सहसंबंध में भी संख्याएं 2 से अधिक होती हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे क्या होता है, एक संख्या को या एक पद को हमें स्थिर रखना होता है। हमें क्या करना होता है, स्थिर रखना होता है, और जो बाकी के पद बचते हैं, आपके 2 पद बचते हैं, उनमें परिवर्तन देखा जाता है। इसीलिए इसको हम आंशिक सहसंबंध कहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक चर पद को स्थिर रखना होता है और केवल 2 में ही परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे होते हैं सहसंबंध के प्रकार धनात्मक ऋणात्मक, जो कि डिपेंड करते हैं दिशा पे। रेखीय और वक्र रेखीय सहसंबंध अनुपात पे डिपेंड करते हैं। सरल, बहुगुणी और आंशिक सहसंबंध होते हैं वो चरों की संख्या पे डिपेंड करते हैं। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है नॉर्मली कि सहसंबंध के कितने प्रकार होते हैं। सहसंबंध के प्रकार 3 होते हैं, आपके सामने हैं। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सा सहसंबंध दिशा पे निर्भर करता है, कौन सा सहसंबंध अनुपात पे निर्भर करता है, या कौन सा सहसंबंध का प्रकार है जो कि चरों की संख्या पे निर्भर करता है। दोस्तों इस प्रकार से सहसंबंध के प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकारों के बाद में जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं सहसंबंध की मात्रा, डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। डिग्री ऑफ कॉरिलेशन, देखिए दोस्तों सहसंबंध की मात्रा। देखिए दोस्तों, सहसंबंध की मात्रा, सहसंबंध की मात्रा, डिग्री ऑफ कॉरिलेशन, डिग्री ऑफ
कॉरिलेशन। देखिए दोस्तों, हमारा जो अब टॉपिक आया है सामने सहसंबंध की मात्रा। और दोस्तों जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं लगभग यहां से एक क्वेश्चन कॉरिलेशन से संबंधित जो होता है वो कंफर्म यहां से पूछा जा सकता है। समझना दोस्तों, यहां सहसंबंध की लेंगे हम मात्रा, यहां लेंगे हम सहसंबंध की मात्रा, यहां लेंगे दोस्तों धनात्मक और यहां लेंगे दोस्तों ऋणात्मक। समझने का प्रयास करिए दोस्तों, यहां पे मात्रा को डिफाइन करेंगे, यहां पे धनात्मक और यहां पे ऋणात्मक। देखिए दोस्तों, यहां पे जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है उसको 3 भागों में बांटा गया, उसकी मात्रा को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहली जो मात्रा है वो है पूर्ण, इसको हम परफेक्ट भी बोलते हैं। दूसरी जो मात्रा है इसकी वो है सीमित, और तीसरा जो इसका पॉइंट आता है वो आता है सह संबंध का अभाव। सह संबंध का अभाव। दोस्तों ध्यान देना, यहां पे सहसंबंध की मात्रा को डिग्री ऑफ कोरिलेशन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है पूर्ण, दूसरा है सीमित और तीसरा है सहसंबंध का अभाव, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। देखिए दोस्तों, इसको हम बोल सकते हैं परफेक्ट, इसको हम बोल सकते हैं लिमिट और इसको बोल सकते हैं एब्सेंस, इसको बोल सकते हैं एब्सेंस। देखिए पूर्ण सहसंबंध कब होगा, जब सहसंबंध होगा +1, तो ये पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होगा। पूर्ण ऋणात्मक कब होगा, जब सहसंबंध होगा -1। +1 होगा तो पूर्ण धनात्मक कहलाएगा, -1 होगा तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। दोस्तों लिमिट में देखें, लिमिट में क्या होता है, यहां पे 3 चीजें देखी जाती हैं। 3 चीजें कौन सी, एक तो होता है आपका हाई, एक होता है आपका मॉडरेट और एक होता है आपका लो। देखिए दोस्तों, हाई जो सीमित जो लिमिट में हाई होता है ये प्लस में चलता है 0.75 से लेकर +1 तक। मॉडरेट जो होता है वो चलता है 0.25 से +0.75 तक, और जो लो होता है वो होता है 0 से 0.25। देखिए दोस्तों, पहले हमने देखा पूर्ण को +1 -1 होता है। अब देखिए लिमिट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हाई, मॉडरेट और लो। ये होता है उच्च, ये होता है मध्यम और ये होता है निम्न। ये जो हाई होता है ये 0.75 से लेके यदि कोरिलेशन 1 तक है, सहसंबंध 1 तक है तो ये हाई, लिमिट में हाई कहलाता है। मॉडरेट 0.25 से लेके 0.75 तक होता है, और जो लो होता है वो 0 से लेके 0.25 तक होता है। दोस्तों यदि हम इसी को नेगेटिव में लेते हैं, ऋणात्मक में लेते हैं, तो संख्या जो ये वैल्यूज जो है सेम रहेगी, लेकिन यहां पे जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। जैसे लिमिट में नेगेटिव, हाई जो नेगेटिव है वो लेते हैं तो यहाँ पे -0.75 से लेकर यहां पे -1 तक का होता है। जो मॉडरेट होता है वो -0.25 से लेकर यहां 0.75 माइनस तक होता है, और यहां पे जो लो होता है वो -0 से 0 -0.25 तक होता है। दोस्तों ध्यान दें दोस्तों, बात ये भी है कि जो ये लिमिटेड जो कोरिलेशन होता है वो कहां से कहां तक होता है, तो 0 से 1 तक होता है, जो कि पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। नेगेटिव में 0 से -1 तक होता है, जो कि लिमिट में ऋणात्मक होता है। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट हमारा है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का अभाव। सहसंबंध के अभाव से मीनिंग है हमारा कि जहां पे चरों की संख्याओं में कोई सहसंबंध नहीं पाया जाता है उसे हम सहसंबंध का अभाव कहेंगे, जिसकी की प्लस में पॉजिटिव धनात्मक भी वैल्यू 0 होती है और ऋणात्मक में भी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। दोस्तों यहां से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक सहसंबंध की वैल्यू कितनी होती है, अधिकतम मान कितना होता है, +- होता है। ऋणात्मक जो सहसंबंध होता है उसका मान पूर्ण कितना होता है, -1 होता है। जो डिग्री मात्रा है इसकी, उसमें लिमिट में
ये पूछ सकता है धनात्मक में हाई जो होता है वो 0.75 से लेके 1 तक होता है। ये पॉजिटिव धनात्मक में मॉडरेट कहां से कहां तक होता है, लो कहां से कहां तक होता है। और आपसे यही पूछ सकता है दोस्तों कि सहसंबंध होता है तो सहसंबंध 0 से 1 भी हो सकता है और 0 से -1 भी हो सकता है दोस्तों। तो अपन ये कह सकते हैं केवल आपसे सहसंबंध पूछा जाए या आपको क्वेश्चन में केवल सहसंबंध पूछा जाए कि सहसंबंध होता है तो हम कहेंगे -1 से +1 तक होता है। -1 से कहां तक होता है दोस्तों, +1 तक होता है। +1 तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन को डिनोट करेगा और ये माइनस को करेगा, तो कोरिलेशन जो होता है -1 से लेकर और +1 तक होता है दोस्तों। और इसका जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सहसंबंध की विधियां। दोस्तों ध्यान देना, सहसंबंध की विधियां, मेथड ऑफ कोरिलेशन। दोस्तों ध्यान देना, अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है सहसंबंध की विधियां। देखें दोस्तों, मेथड देखिए दोस्तों, सहसंबंध की विधियां देखिए दोस्तों, कौन कौन सी विधियां होती हैं। पहली जो विधि है दोस्तों वो है आपकी बिंदु विधि। दूसरी जो विधि है, चलो पहले एक को देख लेते हैं। बिंदु विधि में क्या होता है दोस्तों, इस विधि के अंदर डायग्राम बनाए जाते हैं, रेखा चित्र बनाए जाते हैं और रेखा चित्रों में जो चरों की संख्याएं होती है उन्हें डॉट के आधार पे दर्शाया जाता है। इसीलिए इसको हम डॉट मेथड भी कहते हैं। इस विधि को अपन क्या कहते हैं, डॉट मेथड भी कहते हैं। जैसे इस डॉट मेथड में 3 चीजें होती हैं। देखिए दोस्तों, एक होता है इसमें सीमित धनात्मक, एक होता है इसमें सीमित ऋणात्मक और एक होता है सहसंबंध का अभाव। एक होता है हमारा यहां पे सहसंबंध का अभाव। देखिए दोस्तों, विधियों की चर्चा कर रहे हैं, विधियों हम पहली विधि पढ़ रहे हैं। पहली विधि का नाम है बिंदु विधि। बिंदु विधि के अंदर हमें 3 चीज देखनी होती हैं, सीमित धनात्मक, सीमित ऋणात्मक और सहसंबंध का अभाव। देखिए दोस्तों, इसकी बात करते हैं सीमित धनात्मक। यहां पे जो रेखा चित्र होता है ये x है और y है। स्वतंत्र चर को हमेशा OX अक्ष पर दिखाया जाता है और जो आश्रित चर होता है उसे हम OY अक्ष पर रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। देखिए यहां पे बात करें बिंदु विधि में सीमित धनात्मक, तो यहां पे रेखाएं बाएं से दाएं की तरफ ऊपर उठती हुई होती हैं, बाएं से दाएं की तरफ ऊपर उठती हुई होती हैं। इसलिए इस विधि को हम सीमित धनात्मक कहते हैं। सीमित इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक सरल रेखा नहीं है, बहुत सारे डॉट निकलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन संख्याओं की जो गति होती है वो लेफ्ट टू राइट जो होता है अपग्रेडेशन वहां पे होता है, दाएं से बाएं की ओर ऊपर उठती हुई होती है दोस्तों। यहां बात करें सीमित ऋणात्मक, सीमित ऋणात्मक में भी आपका ऐसा ही डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहां पे 0 रहेगा, यहां पे x रहेगा, यहां पे y रहेगा। यहां पे जो ऋणात्मकता को रिप्रेजेंट करेगा, अब की बार यहां पे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ये जो डॉट होती हैं वो डाउनवर्ड होती हैं, ऊपर से नीचे गिरती हुई होती हैं, ये होता है सीमित ऋणात्मक दोस्तों। सहसंबंध का अभाव, यहां इसको देखिए सहसंबंध का अभाव। यहां पे जो ये OX और Y है ना ऊपर की तरफ जाएगा ना नीचे की तरफ जाएगा। ये जो डॉट होते हैं वो यहाँ, इनका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, इनकी कोई दिशा नहीं होती है, इनकी कोई समान दिशा नहीं होती है, इसलिए इस सहसंबंध को हम सहसंबंध का अभाव कहते हैं। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, बिंदु विधि मैंने आपको बताई है। बिंदु विधि में 3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, सीमित धनात्मक, सीमित ऋणात्मक और सहसंबंध का अभाव दोस्तों। सेकंड विधि देखिए दोस्तों आप, सेकंड मेथड जो होता है कोरिलेशन का, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल बारीकी से आते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने की जरूरत है।
देखिए दोस्तों, अब जो आपका सेकंड मेथड यहां पे आता है वो होता है रेखीय। रेखीय यहां पे रेखा में क्या होता है, या तो होगा पूर्ण धनात्मक और या होगा पूर्ण ऋणात्मक। रेखा में क्या होगा, या तो पूर्ण धनात्मक या पूर्ण ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि रेखा में क्या होता है, बिल्कुल एक डायग्राम जाएगी, लाइन जाएगी, वो बिल्कुल सीधी जाएगी दोस्तों। यहां पे यदि और ले लिया हमने, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, यदि हमें धनात्मक देखना है तो बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन एक ही लाइन जाएगी। यहां पे डॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि यहां पे जो परिवर्तन होते हैं वो बिल्कुल फिक्स अनुपात में होते हैं। तो यहां पे एक सरल रेखा जाती है लेफ्ट टू राइट, ऊपर की तरफ जाते हैं दोस्तों। ऋणात्मक में बात करें, यहां पे O है, यहां पे X है, यहां पे Y है। ऋणात्मक में ये रेखा जो होती है सरल रेखा, वो बिल्कुल डाउनवर्ड में आती है दोस्तों। तो ये होता है पूर्ण धनात्मक, रेखीय में पूर्ण धनात्मक और रेखीय में पूर्ण ऋणात्मक दोस्तों। ये दो हमारी सेकंड विधि है। ये उस जगह पे काम में ली जाती है जहां पे परिवर्तन जो होते हैं काफी नजदीक होते हैं, परिवर्तनों की जो मात्रा होती है काफी नजदीक होती है, ज्यादा परिवर्तन नहीं होते। मतलब ये डायग्राम जो बनाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो जब रेखा खींचेंगे तो बिल्कुल एक सरल रेखा में ही परिवर्तन दिखाई देगा। ये होती बिंदु डॉट जो मेथड होता है उसी प्रकार से है, लेकिन वहां पे परिवर्तनों की जो दिशा होती है काफी दूर होती है, और यहाँ पे जो परिवर्तन की दिशा होती है काफी नजदीक होती है दोस्तों। दोनों में यही अंतर है। थर्ड जो आपका पॉइंट आता है, जो थर्ड आपका प्रकार है कोरिलेशन का, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देखिए दोस्तों। आप भी जानते हैं कि और जो सहसंबंध चैप्टर है आपका, उसमें जाने माने जो सांख्यिकी है कार्ल पियर्सन, उन्होंने ये सिद्धांत दिया है, इन पे ही डिपेंड है ये आपका सहसंबंध का तीसरा प्रकार। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणक। देखिए दोस्तों, पहली बात तो क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि कार्ल पियर्सन ने जिस रीति का विकास किया है उस रीति का नाम क्या है। कार्ल पियर्सन ने जिस रीति का विकास किया है उस रीति का नाम क्या है। तो यहां पे कार्ल पियर्सन ने जिस रीति का नाम दिया है, जिस रीति का विकास किया है, वो है गुणन परिघात। गुणन परिघात सहसंबंध रीति का विकास किया है कार्ल पियर्सन ने। तो क्वेश्चन यहां से भी मैक्सिमम बनता है कि गुणन परिघात रीति का विकास किसने किया है, कार्ल पियर्सन ने। गुणन परिघात जो परिघात सहसंबंध है या रीति है, जो किसने प्रतिपादित की है, कार्ल पियर्सन ने। और दोस्तों, इनका जो सहसंबंध का फॉर्मूला है, यहां पे जो फॉर्मूला आता है इनका, वो आता है सिग्मा समीशन सिग्मा dx dy मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा dx मल्टीप्लाई सिग्मा dy। ये दोनों ब्रैकेट में रहेंगे दोस्तों। अब यहां पे देखें, इसी में केवल क्या करना है, फॉर्मूला यहीं से बनेगा दोस्तों, केवल आपको यहीं तक देखना है। इसके बाद देखिए आप, केवल हमें x को लेना है पहले, और उसके बाद में हमें y को लेना है। गुणन परिघात, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, एक मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। देखिए दोस्तों, कैसे लेना है, केवल x को लेना है। सिग्मा dx स्क्वायर मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अंडररूट में आया, इसलिए स्क्वायर लगाया, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे केवल x को लिया, देखो सिग्मा dx स्क्वायर लगाया, मल्टीप्लाई में n आया, माइनस की जगह माइनस लिखा हमने, और यहाँ पे dx लिया ब्रैकेट में, और ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब दोस्तों वैसे ही हमें क्या लेना है, y को लेना है। यहाँ पे लेना है सिग्मा dy स्क्वायर मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर दोस्तों। ध्यान दे दोस्तों, अब यहाँ पे ये विधि इंपॉर्टेंट क्यों, फॉर्मूला मैंने बताया आपको इस प्रकार से आएगा, केवल इतना याद रखें आप, सिग्मा dx dy मल्टीप्लाई n। यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग कीजिए आप, मल्टीप्लाई के अंदर सिग्मा dx एक बार आ गया, सिग्मा dy एक बार आ गया। इसी को नीचे लाना है, केवल क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि अंडररूट में संख्या आएगी। यहाँ पे सिग्मा dx का स्क्वायर लगाया, मल्टीप्लाई n लगाया, माइनस का माइनस है, केवल सिग्मा dx को ब्रैकेट में लिया, स्क्वायर लगाया।
अब y का नंबर है, सिग्मा dy आया दोस्तों, स्क्वायर लगाया, मल्टीप्लाई n किया, माइनस का माइनस आया, और यहाँ पे dy है, dy का स्क्वायर आया दोस्तों। अब ये विधि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो विकल्प काम में लिए जाते हैं, ये जो विधि होती है कार्ल पियर्सन की, वो माध्य और परमाप विचलन पे आधारित होती हैं। ये कार्ल पियर्सन की जो विधि है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सांख्यिक गणना करने में इसके जो मान आते हैं बहुत ही सटीक प्राप्त होते हैं हमें। किस लिए प्राप्त होते हैं सटीक? क्योंकि यह कार्ल पियर्सन की जो विधि है वो माध्यमों पर और परमाप विचलन पर आधारित होती है, माध्यमों पर और परमाप विचलन पर आधारित होती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये है आपका थर्ड जो टाइप था वो कार्ल पियर्सन सहज संबंध गुणांक। देखिए दोस्तों, अब आपका जो फोर्थ प्रकार आता है कोरिलेशन के अंदर वो आता है कोटि सह संबंध। कोटि सह संबंध जो आपका फोर्थ टाइप है दोस्तों वो है आपका कोटि अंतर सह संबंध। इसको हम रैंक कॉरिलेशन भी कहते हैं दोस्तों, रैंक कॉरिलेशन। दोस्तों सबसे पहली बात तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कोटि अंतर सहज संबंध विधि का विकास किसने किया? कोटि सहज संबंध विधि का विकास किसने किया? तो दोस्तों एक प्रसिद्ध सांख्यिकीय है जिनका नाम है स्पीयरमैन, जिनका नाम है स्पीयरमैन। तो कोटि सहज संबंध जो सिद्धांत दिया, जिस विधि का विकास किया वो किन्होंने किया? स्पीयरमैन ने किया दोस्तों। देखो स्पीयरमैन ने जो विकास किया, ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी रैंक कोरिलेशन की? तो स्पीयरमैन कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनको अपन संख्याओं में डिनोट नहीं कर सकते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम संख्याओं में डिनोट नहीं कर सकते, उनको केवल क्रम प्रदान कर सकते हैं। क्रम कैसे? जिस प्रकार से मान लो कि आपको सुंदरता में आपको संख्याएं देनी है, नहीं दे पाएंगे आप ये बता सकते हैं कौन किससे कितना सुंदर है, कौन किससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, किसका दिमागी विकास ज्यादा है, किसका कम है। तो आप केवल इनको रैंक प्रदान कर सकते हैं, संख्याओं में इसको आप विभाजित नहीं कर सकते। जैसे सुंदरता को आप कैसे संख्याओं में विभाजित करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे रैंक दे देंगे हम कि फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकंड रैंक किसकी है, थर्ड रैंक किसकी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीयरमैन ने कहा कि सहज संबंध तो सहज संबंध, संबंध दर्शाना है, कोई भी दो व्यक्तियों में सहज संबंध दर्शाना है, हमें उनको रैंक देना है, बताना है कौन किससे क्या अच्छा है, संख्याओं में डिनोट नहीं कर सकते, नहीं बंटवारा कर सकते आप। तो आपको क्या करना होगा, वहां पे क्रम प्रदान करना होगा। इसलिए जो स्पीयरमैन है उन्होंने इस कोटि अंतर सहज संबंध विधि का विकास किया। इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया कोरिलेशन के लिए, वो दिया R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एंड एन स्क्वायर माइनस 1। दोस्तों यहाँ पे 1 और 6 जो है वो फॉर्मूले में है। यहाँ पे सिग्मा का मतलब जो होता है वो होता है टोटल, यहाँ पे जोड़ कह सकते हैं और योग कह सकते हैं। सिग्मा का मतलब डी का जो मीनिंग है, डी का जो मीनिंग है, स्क्वायर तो लगा है, डी का जो मीनिंग है दोनों व्यक्तियों की रैंक में या दो समग्र श्रेणियों की रैंक में अंतर देखना होता है। तो यहाँ पे प्रथम श्रेणी को अपन R1 मान लें और सेकंड श्रेणी को R2 मान लें, तो दोनों का जो अंतर होगा वो कहलाएगा D। वो क्या कहलाएगा दोस्तों? D कहलाएगा R1। किसी एक श्रेणी को R1 दे दे, रैंक फर्स्ट दे दें, और दूसरी श्रेणी को R2 दे दें, तो यहाँ पे R1 में से R2 को लेस करने पे D का माना जाएगा। अब हमें देखना है D स्क्वायर, तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर जो होगा वो D का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहां बात करें n की, तो यहां पे नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम, इसका मतलब यह है पदों की जितनी संख्या होगी। जैसे ऐसे मान लो एक समग्र श्रेणी में 10 संख्याएं दे रखी हैं, तो हमारा जो n होगा वो कितना होगा दोस्तों? 10 होगा। बस यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए दोस्तों, यदि यहाँ पे कोई संख्या रिपीट होती है, यदि कोई संख्या क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, जैसे ऐसे माने आप एक कोई क्रम दे रखा है, आपको एक रैंक दे रखी है, या कोई डेटा दे रखा है, समग्र श्रेणी दे रखी है, आपको श्रेणी दे रखी है 10, 12, 12, 5, 7। तो यहां पे क्या हो रहा है, अब 12, 12 दो बार आ गए दोस्तों, इनको क्या रैंक देंगे आप?
तो यहां पे यदि कोई वर्ड रिपीट हो जाए, कोई समंक रिपीट हो जाए, तो इस फॉर्मूले में एक पद, एक डिजिट हम और प्लस करेंगे, वो करेंगे प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m। वापस ध्यान दें दोस्तों, यदि समंक कोटि सहसंबंध में कोई अंक बार बार रिपीट होता है, एक से अधिक बार आता है, तो उस स्थिति में इस फॉर्मूले में हम एक पद को और प्लस करेंगे और पद होगा 1/12 m क्यूब माइनस m। इस m का मीनिंग क्या होता है? इस m का मीनिंग क्या होता है कि कितनी बार रिपीट हुई, कितनी बार आई, कितनी बार रिपीट हुई, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम रिपीट, जो संख्या कितनी बार, ऐसे मान लो ये संख्या कितनी बार हुई है, 2 बार रिपीट हुई है, तो इस m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ पे 2 का क्यूब कर दिया जाएगा और माइनस क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, 2 कर दिया जाएगा और इसको सोल्व कर लिया जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से कोटि सहसंबंध आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है कोरिलेशन का, सहसंबंध का, वो देखिए दोस्तों। नेक्स्ट जो सहसंबंध का टाइप है आपका, वो है संगामी विचलन विधि। दोस्तों कौन सी? संगामी विचलन विधि। जो नेक्स्ट टाइप आपका फिफ्थ जो टाइप है वो है संगामी विचलन विधि दोस्तों। इसको हम करंट मेथड भी कहते हैं, करंट मेथड। दोस्तों यहाँ पे इस विधि में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, केवल यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो ज्यादा वेटेज रखता है। तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला जो होता है R = अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस n डिवाइड बाई n, 2c माइनस n डिवाइड बाई n। यहां पे जो n की वैल्यू होती है वो टोटल आइटम -1 होती है। जैसे समंक में सपोज करेंगे 10 डिजिट दे रखी हैं, 10 संख्याएं दे रखी हैं, तो n कितना होगा, 10 - 1 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे संख्याओं से नहीं उसके चिन्हों से देखा जाता है। जैसे कैसे दोस्तों, सपोज करेंगे यहाँ पे समंक दे रखी है 10 12 5 9। यहां पे समंक देखना है, प्लस माइनस साइन देखने हैं। 12 - 10 करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन हमें क्या देखना है, उसका साइन देखना है कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। यहाँ संख्याओं से नहीं, केवल उसके जो चिन्ह होते हैं उनसे डिनोट होती है। 5 - 12 करेंगे 7 आएगा, माइनस का 7 आएगा, तो यहाँ पे केवल माइनस लिखना है, 7 नहीं लिखना दोस्तों। तो यहाँ पे जितने भी प्लस संख्या में आते हैं, जितने भी संख्या में प्लस आते हैं उनको हम सी कहेंगे दोस्तों। जैसे समंक श्रेणी में 10 प्लस आते हैं, 8 प्लस आते हैं, 9 प्लस आते हैं, तो उन जो प्लस की संख्याएं होती हैं उनको अपन सी कहते हैं, और जो हमारा n होता है वो होता है टोटल आइटम -1। अब देखिए दोस्तों, आप नेक्स्ट जो टाइप आता है आपका, वो आता है सहसंबंध की न्यूनतम वर्ग रीति। अब लास्ट जो टॉपिक है इसका, जो टाइप है कोरिलेशन का, नंबर 6, ठीक है, वो है न्यूनतम वर्ग रीति। न्यूनतम वर्ग रीति दोस्तों, लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। देखिए दोस्तों, इसे शॉर्टकट मेथड कहते हैं हम लोग, क्योंकि रेखीय समीकरण पे आधारित होता है दोस्तों। इसे शॉर्टकट मेथड कहते हैं अपन। ये रेखीय समीकरण पे आधारित होता है, और किस प्रकार इसका फॉर्मूला होता है वो देखिए दोस्तों। R = अंडर रूट 1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड स्क्वायर y। यहां देखिए दोस्तों, इसकी जो वैल्यू का पता लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा y माइनस yc का स्क्वायर अपॉन n। स्टैंडर्ड डेविएशन y स्क्वायर का जो पता लगाया जाएगा
वो लगाया जाएगा y माइनस वाई बार अपॉन n का स्क्वायर। ये स्क्वायर दोस्तों ऊपर रहेगा, नीचे नहीं आएगा n पे। तो यहाँ पे y माइनस वाई सी का स्क्वायर अपॉन n, यहाँ पे रहेगा y माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन n दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होता है, समीकरण की आवश्यकता क्या पड़ती है, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि ये जो लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है वो रेखिक समीकरण पे आधारित होता है। रेखिक समीकरण पे आधारित क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ y भी गिवन होगा, y गिवन होगा, n गिवन होगा, n गिवन होगा। हमें ये दो चीजें, एक तो yc गिवन नहीं होगा दोस्तों, एक हमें y बार गिवन नहीं होगा। तो दोनों के फॉर्मूले देखिए दोस्तों, यहाँ y बार की बात करें तो फॉर्मूला होगा सिग्मा y अपॉन n, और बात करें yc की तो yc का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी एक्स दोस्तों। yc का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी दोस्तों। तो अब हमें a की वैल्यू पता करने के लिए और b की वैल्यू पता करने के लिए, इसलिए दोस्तों yc का पता करना है, yc में a की वैल्यू पता करने के लिए और b की वैल्यू पता करने के लिए हमें रेखिक समीकरण को काम में लेना पड़ता है, जो कि हमारा रेखिक समीकरण ये होता है समीशन सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सेकेंड समीकरण होता है सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। दोस्तों देखा जाए तो ये जो पूरी इक्वेशन है केवल x से मल्टीप्लाई होती है। जैसे यहाँ पे एक्स वाई आया, यहाँ पे n का मतलब भी टोटल होता है तो सिग्मा का मतलब भी टोटल होता है। तो यहाँ पे a सिग्मा x और यहाँ पे b सिग्मा x है, इसको यदि x से मल्टीप्लाई करेंगे तो b सिग्मा x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार लीस्ट स्क्वायर मेथड में बेसिक फॉर्मूला ये है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो y माइनस वाई सी का स्क्वायर अपॉन n होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन y स्क्वायर होता है, उसका फॉर्मूला y माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन n होता है दोस्तों। यहाँ पे दोनों ही आइटम हमें गिवन नहीं होंगे क्वेश्चन में, ना तो yc दे रखा होगा ना y बार दे रखा होगा। y बार का पता लगाने के लिए फॉर्मूला लगेगा सिग्मा y अपॉन n, और yc का पता लगाने के लिए करना पड़ेगा हमें a प्लस बी एक्स। अब a की वैल्यू पता करने के लिए और b की वैल्यू पता करने के लिए हमें रेखिक समीकरण को, इक्वेशन को काम में लेना पड़ेगा। जो हमारी इक्वेशन जो फर्स्ट कहलाती है वो कहलाती है सिग्मा y अपॉन इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और जो सेकंड जो इक्वेशन कहलाती है हमारी वो कहलाती है सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर दोस्तों। इसी प्रकार से हमारी सहसंबंध की जो विधियां होती हैं, मेथड ऑफ कोरिलेशन होता है वो कंप्लीट होता है, जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है इसका वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने देखा इसी कोरिलेशन का जो अर्थ क्या होता है वो देखा हमने। इसके बाद में हमने उसके जो टाइप्स होते हैं कोरिलेशन के वो देखा हमने। उसके बाद में इसकी डिग्री ऑफ कोरिलेशन देखा हमने, और उसके बाद जो सहसंबंध के टाइप होते हैं, जो मेथड्स होते हैं वो देखा दोस्तों हमने। और जो ये तो दोस्तों कंपटीशन क्लासेस के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बीकॉम वगैरह के लिए और एमकॉम एमए के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन क्वेश्चनों को बिल्कुल आपके पास हल करवाया जाएगा दोस्तों। और इन वीडियो को ध्यान से देखें, इनके माध्यम से आपका कोरिलेशन का कोई भी टॉपिक इनसे बाहर नहीं होगा दोस्तों, कंप्लीट करवाया जाएगा। ध्यान से देखिए, बिल्कुल साथ बने रहिए, आप मान के चलिए कि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों। और जो भी आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह इनमें जानने हो वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में डालें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं अनिल शर्मा आपका फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने जो पहले चैप्टर लिया था सहसंबंध, उस सहसंबंध में हमने उसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज सहसंबंध के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके प्रत्येक टाइप, जो उसका जो भी टाइप है उसके क्वेश्चन जो सोल्व करने हैं हमें। दोस्तों मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कार्ल पीयरसन के द्वारा सहसंबंध सिद्धांत याद करने का। इसके अंदर दो श्रेणियां लिए दोस्तों, एक x है और दूसरा y है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है और किस प्रकार से कार्ल पीयरसन का जो सहसंबंध सिद्धांत है उसको हम सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, माध्य और प्रमाण विचलन है, उन दोनों को इसमें देखा जाता है दोस्तों। देखो दोनों को देखने के लिए हमें सबसे पहले x को लेना पड़ेगा। x की जितनी भी चीजें होती हैं वो हमें यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों। जैसे x की वैल्यू आपके पास है 44, 46, 46, 48, 52, 54, again 54, 56, 60 and 60।
देखिए दोस्तों, जब हमने x को पूरा लिखा तो हमें इस फॉर्मूले में, जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हमें यहां पे निकालना पड़ेगा dx, और इस dx के बाद में हमें इसी की वैल्यू का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा dx का स्क्वायर। दोस्तों इसके बाद में हमें y की वैल्यू लेनी है, और y की वैल्यू में देखिए स्टार्ट में 36, 40, 42, 40, 44, 44, 46, 48, 50 एंड 50। दोस्तों हमने क्या किया है, पहले x की वैल्यू लिखा है, x का dx निकाला, dx का स्क्वायर करेंगे, y वैसे ही यहां पे dy निकालना है, और हमें यहां पे dy का स्क्वायर करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है dx का और dy का, तो यहां लिखेंगे dx और dy। ये पूरी टेबल आपको इस क्वेश्चन के लिए बनानी है। देखिए दोस्तों, dx जो निकालना होता है, अजम्पशन लेना पड़ता है, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए। dy निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा y माइनस ए। ए अज्यूम करना है, आप किसी भी वैल्यू को, चाहे इनमें से हो या इनके बाहर किसी भी वैल्यू को आप अज्यूम कर सकते हैं। यहां पे मान लीजिए कि हमने यहां पे ए लिया है 54 को, और यहां हमने जो ए लिया है वो लिया है 44 को। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिस भी वैल्यू को हम ए मानते हैं, पूरी सीरीज के डिफरेंस से निकाले जाते हैं, तो उसकी वैल्यू को हमेशा जीरो मानते हैं। यहां पे देखिए इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, इसकी वैल्यू भी यहां पे जीरो होगी। x माइनस ए है दोस्तों, सब पूरी सीरीज जो है वो x कहलाएगी, और a जो है आपका 54, पूरे x में से a को लेस करना है। 44 में से यदि आप 54 को लेस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। 46 में से 54 को करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। 46 50 करेंगे तो यहाँ पे वापस 8 आ जाएगा। 48 माइनस 54 करेंगे, यहाँ पे माइनस का 6 आएगा। 52 माइनस 54 करेंगे, माइनस का 2 आएगा। दोस्तों यहाँ देखिए 54 माइनस 54 करेंगे 0 आएगा। 56 माइनस 54 करेंगे प्लस का 2 आ जाएगा। 60 माइनस 54 करेंगे प्लस का 6 आएगा। 60 माइनस 54 करेंगे प्लस का 6 आएगा। दोस्तों इसी के साथ में अब हमें लेना है dx का स्क्वायर। dx स्क्वायर में 10 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 100 आएगा। 8 का 64 आएगा। 8 का 64 आएगा। 6 का 36 आएगा। 2 का 4 आएगा। 0 का 0 रहेगा। 0 का 0 रहेगा। 2 का 4 आएगा। 6 का 36 आएगा और 6 का 36 आएगा। दोस्तों ये हमारी x की सीरीज कंप्लीट होती है। y पे आना है दोस्तों। y में हमने जैसे कि लिया था 44। यहां पे देखिए दोस्तों y माइनस a करना है। कंप्लीट सीरीज y है, a है आपका 44। 36 में से 44 को लेस करेंगे, माइनस का 8 आएगा। दोस्तों 40 माइनस 44 करेंगे, माइनस का 4 आएगा। 42 माइनस 44 करेंगे, माइनस का 2 आएगा। 40 माइनस 44 करेंगे, माइनस का 4 आएगा। 44 माइनस 44 करेंगे, 0 आएगा। दोस्तों 46 माइनस 44 करेंगे, प्लस का 2 आएगा। दोस्तों 48 माइनस 44 करेंगे, प्लस का 4 आएगा। 50 माइनस 44 करेंगे, प्लस का 6 आएगा। 52 माइनस 44 करेंगे, प्लस का 8 आएगा। दोस्तों ये हमने क्या किया है, dy निकाला है। हमें चाहिए dy का स्क्वायर। दोस्तों dy का स्क्वायर 8 का 64, 4 का 16, 2 का 4, 4 का 16, 0 का 0, 0, 4, 16, 36 और 64। दोस्तों ऐसे ही हमें क्या करना है, कंप्लीट करने के बाद में dx dy करना है। दोस्तों ये आपका dx है, हमें इस dy से आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों ध्यान दे दोस्तों, यहां पे dx है -10, यहां पे dy है -8, तो यहां पे हो जाएगा प्लस का 80। यहां पे 8 4 जा 32 आ जाएगा। दोस्तों 8 2 जा यहां पे 16 आ जाएगा। 6 4 जा 24 आ जाएगा। 2 0 0 हो जाएगा। 0 0 0 हो जाएगा। 0 2 0 हो जाएगा। दोस्तों 2 4 जा 8 आ जाएगा। 6 6 जा 36 आएगा।
6 8 जा 48 आएगा दोस्तों। इस प्रकार से हमने x से dx निकाला, dx का स्क्वायर निकाला, y से dy निकाला, dy का स्क्वायर निकाला और लास्ट में dx dy निकाला। दोस्तों अब हमें इन सबका टोटल करना है दोस्तों, इन सबका टोटल करना है। जब यहां पे dx का टोटल करेंगे तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा dx। जब dx स्क्वायर का टोटल करेंगे तो सिग्मा dx स्क्वायर। dy का टोटल करेंगे तो यहां लिखेंगे सिग्मा dy। dy स्क्वायर का टोटल करेंगे तो लिखेंगे सिग्मा dy स्क्वायर। और dx dy का टोटल करेंगे तो यहां पे आ जाएगा सिग्मा dx dy दोस्तों। देखिए दोस्तों, पूरी टेबल बनने के बाद में हमें क्या करना है, इनको जो टोटल है इनका वो रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखिए सिग्मा dx है, हमें इसका टोटल करना है सिग्मा dx का। देखिए दोस्तों 10 8 18 हो जाएगा 26 26 32 34 और यहाँ पे हो रहा है 14। 34 माइनस का है और 20 जो 14 है वो प्लस का है, तो यहाँ पे जो बचेगा हमारे पास वो माइनस का 20 बचेगा दोस्तों। इसी प्रकार सिग्मा dx स्क्वायर, ये सारे ही दोस्तों प्लस में हैं। जब इनका टोटल लगाएंगे 100 64 64 36 4 4 36 एंड 36, तो यहां पे आ जाएगा दोस्तों 344। हमें y का टोटल नहीं लगाना, हमें dy का टोटल देखना है दोस्तों। देखें 8 4 12 12 to 14 14 18 18 आ रहा है माइनस का। यहां पे देखें 8 6 14 18 और 2, तो यहां पे दोस्तों यहां प्लस का 20 है, यहां पे माइनस का 18 है, यहां बचेगा प्लस का 2 दोस्तों। यहां पे देखें dy स्क्वायर, स्क्वायर में माइनस का साइन कभी भी नहीं होता क्योंकि माइनस माइनस में प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है। तो यहां पे इनका जब टोटल करेंगे हम दोस्तों तो यहां पे इसका टोटल आएगा 220 220। अब देखिए दोस्तों dx dy का टोटल देखना है हमें। इसका दोस्तों जो आप टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल आएगा 244। इस प्रकार से दोस्तों आपको इसको कंप्लीट करना है। अब जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेशन का फॉर्मूला बताया था उसको आप यहां पे अप्लाई करेंगे दोस्तों। कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला था वो था r इक्वल टू सिग्मा dx dy मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा dx मल्टीप्लाई सिग्मा dy। इसके बाद अंडर रूट लगाना है, दोनों में रूट लगाना है। सिग्मा dx स्क्वायर मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। ऐसे ही हमें y को लेना है, सिग्मा dy स्क्वायर मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन का हमने इसको पुट अप किया है। जो वैल्यूज हैं इसको यहां पे फॉर्मूले में रखेंगे दोस्तों। वापस देखिए यहां पे r इक्वल टू सिग्मा dx dy आया आपका 244 मल्टीप्लाई n का मीनिंग है दोस्तों नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो n हो गया दोस्तों आपका 10 माइनस सिग्मा dx आया था दोस्तों माइनस का 20 मल्टीप्लाई सिग्मा dy आया था प्लस का 2, तो यहां पे हो गया प्लस का 2 दोस्तों। नीचे देखिए आप अंडर रूट भी लगाना है आपको। सिग्मा dx स्क्वायर दोस्तों ये रहा 344, ये 344 मल्टीप्लाई n है, n दोस्तों 10 है माइनस सिग्मा dx दोस्तों ये रहा सिग्मा dx कितना है -20 का आपको स्क्वायर करना है। यहां देखिए दोस्तों सिग्मा dy स्क्वायर दोस्तों ये रहा सिग्मा dy स्क्वायर, ये आएगा दोस्तों आपका 20 मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा dy कितना है 2 दोस्तों, तो 2 का क्या आ जाएगा दोस्तों स्क्वायर आ जाएगा। दोस्तों इसकी वैल्यू पुटअप करने के बाद में इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। 244 मल्टीप्लाई 10 करना है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 2440 माइनस। अब यहां देखिए दोस्तों माइनस का 20 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 40 आएगा दोस्तों, तो यहां माइनस करना है माइनस का 40। यहां देखिए दोस्तों यहां पे वापस अंडर रूट में 344 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो यहां पे आ जाएगा 3440 माइनस 20 मल्टीप्लाई 20 स्क्वायर करना है 20 का, तो यहां पे आ जाएगा 400
यहां वापस अंडर रूट लगाएंगे, 220 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2200 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा दोस्तों। इसको देखिए दोस्तों, यहां पे 2440 में से माइनस करना था 40, लेकिन 40 का है माइनस का है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे दोस्तों। 2440 प्लस 40 डिवाइड बाय, यहां पे रूट लगाना है हमें, रूट में 3440 माइनस 400 तो 3040 दोस्तों, यहां पे r रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, यहां पे वापस अंडर रूट लगाएंगे, 2200 माइनस 4 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2196। अब देखिए दोस्तों, इसको प्लस करना है, दोनों के रूट निकालने हैं, तो यहां पे r इक्वल टू 2440 प्लस 40 तो 2480 डिवाइड करना, इसका अंडर निकालेंगे दोस्तों, जब इसका आप अंडर निकालेंगे तो 55.13 आएगा दोस्तों, 55.13 आएगा। मल्टीप्लाई करना है dy का जो अंडर निकालना है वो इसका आएगा 46.86 दोस्तों। जब यहां पे r करेंगे आप 2480, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2583.39 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद में आएगा आपका 0.95, जो कि आपका क्या है r मीनिंग कोरिलेशन 0.95 दोस्तों। वापस देखिए दोस्तों, हमने ये क्वेश्चन किया है कार्ल पियर्सन का। कार्ल पियर्सन ने क्या किया था, फॉर्मूला दिया था सिग्मा dx dy मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा dx मल्टीप्लाई सिग्मा dy अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा dx स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा dy स्क्वायर मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के माध्यम से हमने ये देखा है कि किस प्रकार से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध सिद्धांत गणना करते हैं, उसके गुणांक ज्ञात कैसे करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने पूरा सेटअप देखा है, इस प्रकार से दोस्तों हम कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, कार्ल पियर्सन के बाद में जो मेथड है आपका रैंक कोरिलेशन, तो हम अब ये देखते हैं कि रैंक कोरिलेशन के क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं रैंक कोरिलेशन। देखिए दोस्तों, कोरिलेशन कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक पढ़ने के बाद अब देखेंगे दोस्तों रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन आपके सामने है, हमने दो डिजिट लिए हैं, एक x लिया है और एक y लिया है दोस्तों। यहां पे देखें, रैंक कोरिलेशन में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये कि कोई भी जो आपका आइटम है, डिजिट है, वो रिपीट ना हो, और एक जो देखा जाता है वो कि कोई भी आइटम इसके अंदर हो वो बार बार रिपीटेशन हो रहा है। दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन में अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वो ये लिया है कि इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो ध्यान दे दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना है, x को लेना है, x में यहां पे लिखना है हमें 85, यहां पे लेना है 91, फिर लेना है हमें 56, फिर लेना है 72, फिर लेना है 95, फिर लेना है 76, फिर लेना है दोस्तों 89, फिर लेना है 51, फिर लेना है दोस्तों 59 और फिर लेना है हमें 9। ये हमारे पास x हो गया दोस्तों। रैंक कोरिलेशन में क्या होता है, हमें इन सभी अंकों को रैंक प्रदान करनी है, क्रम प्रदान करना है। ये क्रम आप छोटे से बड़े भी दे सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में दे सकते हैं और डिसेंडिंग में दे सकते हैं दोस्तों। यहां हम जो जनरली बेस मानते हैं वो यहां पे हम असेंडिंग जो ऑर्डर होता है उसमें देते हैं रैंक। देखिए, सबसे बड़े अंक को हमें रैंक देनी है, यहां पे देखना है इनमें सबसे बड़ी रैंक कौन सी है। सबसे बड़ी रैंक यहां पे देखें तो देखने को मिलता है 95 को 1 दिया हमने। उसके बाद देखें 95 के बाद में क्या है 91 को हमने 2 दिया। 91 के बाद में हमारे पास है 90 को हमने दिया 3। 90 के बाद में हमारे पास 89 है, 89 को दिया हमने 4। 89 के बाद में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 85 को दिया हमने 5। 85 के बाद में हमारे पास है 76, इसको दिया 6। 72 को दिया हमने 7 के बाद में 59 को दिया हमने 8, 56 को 9 और 51 को 10।
इस प्रकार से हमने x को क्रम प्रदान की है, रैंक प्रदान की है। अब हमें लेना है y देखिए दोस्तों, y के अंदर हमें लेना है 18.3, 20.8, 16.9, 15.7, 19.2, 18.1, 17.5, 14.9, 18.9 और 15.4। जिस प्रकार से हमने x को रैंक प्रदान की थी R1 के नाम से, वैसे हमें y को रैंक प्रदान की है, क्योंकि ये सेकंड रैंक है तो इसे हम कहेंगे R2। वही देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी वैल्यू को हमें देना है 1। यहां इस सीरीज में देखें सबसे बड़ी वैल्यू जो है हमारे पास वो है 20.8, इसको रैंक देंगे फर्स्ट। 20 के बाद भी यहां पे देखें 19, तो 19 पॉइंट देंगे हम 2। 19 के बाद में 18.9, यहां पे देंगे इसको 3। उसके बाद में 18.3 को देंगे 4, 18.1 को देंगे 5, 18 के बाद में 17.5 को देंगे हम 6, 16.9 को देंगे 7 और फिर उसके बाद में 15.7 को देंगे 8। उसके बाद में दोस्तों 15.4 को देंगे 9 और 14.9 को देंगे 10। इस प्रकार से हमने y को भी क्या दे दी है, रैंक दी है। अब हमें दोनों रैंक का डिफरेंस डेविएशन पता करना है, वो करेंगे। इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी d दोस्तों, इसको हम कहेंगे R1 माइनस R2 और फिर इसके बाद में हमें इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, तो इसको बोलेंगे d स्क्वायर। देखिए दोस्तों, R1 ये है आपके पास, R2 ये है आपके पास। 5 माइनस 4 करेंगे आप, प्लस का 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 करेंगे, प्लस का 1 आ जाएगा। 9 माइनस 7 करेंगे, प्लस का 2 आ जाएगा। 7 माइनस 8 करेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। 1 माइनस 2 करेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। 6 माइनस 5 करेंगे, प्लस का 1 आएगा। 4 माइनस 6 करेंगे, माइनस का 2 आएगा। 10 माइनस 10 करेंगे, 0 आएगा। 8 माइनस 3 करेंगे, 5 आएगा प्लस का। 3 माइनस 9 करेंगे, माइनस का 6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस डिफरेंस का हमें स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, 1 का स्क्वायर होगा 1, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का कितना होगा दोस्तों 4, 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 5 का 25 और यहां पे दोस्तों 36। देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें केवल हमें एक ही टोटल लेना होता है और ये फॉर्मूला जो टोटल होगा वो कहलाएगा सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर। इसका टोटल देखें दोस्तों, इसको जब टोटल करेंगे 30 और 20 कितना हो गया 50, 50 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 74। इसका टोटल आ जाएगा दोस्तों 74। अब हमें हमारा जो फॉर्मूला होता है रैंक कोरिलेशन का वो पुटअप करना है। वो होता है दोस्तों R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है हमारा 6 सिग्मा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। देखिए दोस्तों, यहां पे हमारा R इक्वल टू 1 फॉर्मूले में है, 6 फॉर्मूले में है, मल्टीप्लाई करना है 74, क्योंकि डी स्क्वायर है सिग्मा डी स्क्वायर कितना है दोस्तों 74। इसके बाद में n का मीनिंग होता है नंबर ऑफ आइटम, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर ऑफ आइटम कितने हैं दोस्तों 10। यहाँ पे 10 स्क्वायर माइनस 1, वापस 1 माइनस 6 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 444। यहां पे 10 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 100 में से बन गया दोस्तों कितना आ जाएगा 90। 100 माइनस 1 करेंगे 99। R इक्वल टू 1 माइनस 444 डिवाइड बाय 990 दोस्तों। अब हमें क्या करना है, या तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 444 माइनस कर दो,
या 444 में डिवाइड करेंगे 990 का और 1 में से क्या कर देंगे दोस्तों, लेस कर देंगे। देखिए दोस्तों, हम करते हैं 1 माइनस 444 को डिवाइड करते हैं 990 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.448, हमारे पास आ जाएगा 0.448। जब इसको 1 में से माइनस करेंगे दोस्तों तो हमारा आर रैंक जो कोरिलेशन आएगा वो आ जाएगा दोस्तों, 1 माइनस करेंगे 0.552 दोस्तों, कितना जाएगा दोस्तों, 0.552 दोस्तों। इस प्रकार से रैंक कोरिलेशन में हमने फर्स्ट पार्ट क्या है, रैंक कोरिलेशन का, जिसमें कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही दोस्तों। अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों वो देखेंगे जिसके अंदर ये संख्याएं जो हैं, जिसमें से कोई संख्याएं क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। और थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट पिछला को जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें ये था कि कोई भी डिजिट यहाँ पे रैंक कोरिलेशन में रिपीट नहीं हो रही थी। अब की बार जो हमने क्वेश्चन लिया है दोस्तों, इसमें क्या है कि कुछ डिजिट ऐसी हैं जिनका रिपीटेशन हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर रैंक कोरिलेशन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले वापस वही क्या करना है, x को लेना है। x की डिजिट उतारनी है, हमें लेनी है यहां पे सारी। यहां पे आ जाएगा 115, 109, 112, 87, 98, अगेन 98, 120, 100 और 98, इसके बाद में 118। देखिए दोस्तों, वापस हमें x को क्या देनी पड़ेगी, रैंक देनी पड़ेगी। फिर हमारे पास y आएगा, y को रैंक देनी पड़ेगी। यहां पे x को रैंक देंगे R1 कहलाएगा, y को रैंक देंगे दोस्तों R2 कहलाएगा। और यहां पे जो d आएगा वो आएगा दोस्तों R1 माइनस R2 करने से। और हमें उस d का क्या लेना होता है, स्क्वायर लेना होता है। तो यहां हमें d का स्क्वायर लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, y देखिए, y में यहां पे हमारे पास 75, 73, 85, 70, 76, 65, 82, 73, 68 और 80। अब देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले x को रैंक देनी है, उसके बाद में y को रैंक देनी है। वैसे ही बढ़ती क्रम में सबसे पहले मैक्सिमम को देंगे। इसमें सबसे पहले जो मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों वो है 120। हमने किसको दिया 1, उसके बाद 118 इसको दिया हमने 2, इसके बाद देखिए दोस्तों 115 है, इसको हमने दिया 3, फिर इसके बाद में 112 है, इसको दिया हमने 4, इसके बाद 109 है, इसको दिया हमने 5, इसके बाद 100 है, 100 को दिया हमने 6। अब हमारे पास आता है 98, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में 3 टाइम दिया हुआ। देखिए 98 यहां पे भी है, 98 यहां पे भी है और 98 यहां पे भी है। तो रैंक जो होती है 6 के बाद में 7 किसको दें, इस वाले 98 को दें, इस वाले 98 को दें या इस वाले 98 को दें, कोई डिटरमिनेशन नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये रैंक जो आ रही है वो कौन कौन जगह पे आ रही है। यदि हम इसको 7 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं, 9 दे सकते हैं दोस्तों, क्या दे सकते हैं, किसी को भी एक को 7 देना पड़ेगा, दूसरी वाले को 8 देना पड़ेगा, तीसरी वाले को 9 देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, रैंकों का टोटल लगाना होता है दोस्तों। किसका टोटल लगाना है, रैंकों का। कौन कौन से नंबर पे आ रही थी, ये 8 पे आ रही थी, 7 पे प्लस 8 पे प्लस 9 पे। दोस्तों 3 रैंक है, 3 का डिवाइड करेंगे दोस्तों। रैंक कितनी है, ऊपर कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 का डिवाइड करेंगे, टोटल लगाएंगे इनका। 9 एंड 8 कितना हो गया 17 और 7 कितना हो गया 24 में जब हम 3 का डिवाइड करेंगे आएगा 8। तो दोस्तों तीनों 98 को हमें इक्वल रैंक देनी है, 8 एंड 8। आगे जो रैंक देनी होती है हमें अब 87 को देनी है। तो 87 को क्या 8 के बाद में 9 देनी है, नहीं दोस्तों, इन रैंकों को काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 के बाद में जो रैंक आएगा वो आएगा यहाँ पे 10 दोस्तों।
इस प्रकार से हमें जो संख्याएं रिपीट होती हैं उनको रैंक देनी होती है दोस्तों। y की रैंक देंगे दोस्तों। y में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों वो है आपकी 85। यहां पे वैल्यू जो है हमारे पास 85 को दिया हमने कितना 1। 85 के बाद में हमारे पास आता है 82, इसको दिया हमने 2। 82 के बाद में जो रिपीटेशन आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है रैंक 83। 80 के बाद में हमारे पास आता है 76, यहां पे आ जाएगा 4। 76 के बाद में आता है 75, यहां पे आ जाएगा 5। अब यहां पे हमारे पास जो रैंक है 75 के बाद में वो आती है 73 और 73, 2 टाइम है दोस्तों। तो यहां पे देखिए दोस्तों कौन से नंबर पर आ रही है रैंक, ये नंबर 6 पे, ये नंबर 6 पे, और कौन सी प्यारी दोस्तों 7 पे। कौन कौन सी प्यारी है दोस्तों, यहां पे देखिए 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया दोस्तों। ठीक है, अब हमारे को 73 को रैंक देनी है। 73 यहां पे भी है 73 और 73 यहां पे भी है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, 7, 6 और 7 को क्या करना है, टोटल करना है और 2 का डिवाइड करना है दोस्तों। यहां पे 6 और 7 कितना हो गया 13। 13 में जब 2 का डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 6.5। तो हमें इस 73 को भी 6.5 लिखना है और इस 73 को भी हमें 6.5 ही लिखना है दोस्तों। अब यहां पे रैंक देखो, नेक्स्ट हमें देना पड़ेगा 70 को। कितनी रैंक होगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। 70 का जो नंबर आएगा ये दोस्तों आएगा 8, उसके बाद में 68 है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 10। इस प्रकार से हमें जो संख्याएं रिपीट होती हैं उनको रैंक देनी होती है। अब हमें वापस वही काम करना है दोस्तों। यहां पे R1 और R2, R1 है आपका 3, माइनस करेंगे 5, माइनस का 2 आएगा दोस्तों। 5 माइनस 6.5 करेंगे तो माइनस का 1.5 आएगा दोस्तों। 4 माइनस 1 करेंगे दोस्तों प्लस का 3 आ जाएगा। 10 माइनस 8 करेंगे 2 आ जाएगा। 8 माइनस 4 करेंगे यहाँ पे 4 आएगा। 8 माइनस 10 करोगे यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। 1 माइनस 2 करोगे 1 आ जाएगा माइनस का। 6 माइनस 6.5 करोगे माइनस का 0.5 आएगा। 8 माइनस 9 करोगे माइनस का 1 आएगा। 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस का 1 आएगा दोस्तों। अब ये देखिए हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। स्क्वायर में देखिए दोस्तों 2 2 जा 4, यहां पे 2.25 3 9 2 4 4 16 2 4 1.25 1 and 1। हमें क्या करना है दोस्तों, इसका टोटल लगाना है। इस वाली संख्या का हमें टोटल लगाना है। इसका जो टोटल आएगा दोस्तों ये आएगा 42.5। तो इसको बोलेंगे सिग्मा डी स्क्वायर, इसको बोलेंगे सिग्मा डी स्क्वायर। देखिए दोस्तों अब हमें करना है डी स्क्वायर का टोटल। जब इसका टोटल करेंगे दोस्तों तो डी स्क्वायर आएगा हमारे पास 42.5। अब देखिए दोस्तों रैंक कोरिलेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। लेकिन मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यदि कोई नंबर रिपीट होता है तो उसके लिए हमें प्लस करना पड़ेगा पर नंबर। यदि एक डिजिट है तो उसके लिए एक जो स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा 1/12 m क्यूब माइनस m। अब देखिए कितने डिजिट रिपीट हुए, कितनी बार रिपीट हुआ है उससे मीनिंग नहीं है, मैंने कहा कितने डिजिट्स हैं जो बार बार आई हैं। तो देखिए दोस्तों x में हमारे पास जो डिजिट हैं वो 98 रिपीट हुआ है और ये रिपीट हुआ हमारे पास 3 टाइम। और जो y है उसमें डिजिट रिपीट हुआ है हमारे पास 73 दोस्तों। 73 डिजिट रिपीट हुआ है और ये हुआ है 2 टाइम दोस्तों। अब हमें क्या करना है, 2 डिजिट है तो यहां पे 2 कॉलम बनेंगे। एक तो बनेगा 98 के लिए और एक बनेगा दोस्तों m क्यूब माइनस m, ये बनेगा 73 के लिए। वापस बोल रहा हूं दोस्तों ये 98 के लिए बना है, ये 73 के लिए बना है। अब यहां पे जो ये m होता है ये m का मीनिंग होता है, देखो डिजिट के लिए तो पूरा कॉलम बना, लेकिन ये जो m होता है इस m का मीनिंग है वो डिजिट जो है कितनी बार रिपीट हुआ है। तो यहां पे देखिए 98 जो था वो 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो ये m की जो वैल्यू होगी वो होगी 3। तो यहां पे m की वैल्यू 3 है और इसमें m की वैल्यू जो है वो 2 है दोस्तों।
देखिए r इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड 42.5 डिवाइड बाय n दोस्तों 10 का स्क्वायर माइनस 1 करना है दोस्तों प्लस 1 डिवाइड बाय 12। पहली डिजिट हमने 98 के लिया है तो n कितना होगा, कितनी बार रिपीट हुआ था, 3 टाइम रिपीट हुआ था, तो 3 का क्यूब माइनस 3, उसके बाद वापस प्लस करना है 1/12 m क्यूब। अब ये 73 के लिए है, 2 टाइम रिपीट हुआ था, 2 का क्यूब माइनस 2। देखिए दोस्तों r इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 42.5 डिवाइड बाय दोस्तों इसको सोल्व करेंगे 10 का स्क्वायर जो होगा 100 माइनस 1 करेंगे 99 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 990 में प्लस करना है 1/12। यहां पे देखिए दोस्तों 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 27 माइनस 3 करेंगे 24 आएगा, तो यहां पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 24। यहां देखिए दोस्तों 2 का क्यूब करेंगे दोस्तों 8 आएगा, 8 माइनस 2 करेंगे 6 आ जाएगा, 6 डिवाइड बाय 12 बाद में कर लेंगे, एक बार यहां पे आ जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई 6। यहां देखिए दोस्तों r इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 42.5 डिवाइड बाय 990 प्लस देखिए दोस्तों 24 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 12 का डिवाइड करना है, तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा दोस्तों 2। यहां पे देखिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 12 से डिवाइड करना है, तो यहां पे आ जाएगा 0.5। देखिए दोस्तों 2 और 0.5 हो गया 2.5। इस 2.5 को हमें इस d में प्लस करना है, d स्क्वायर में, तो यहां पे r इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई ये 2.5 इसमें ऐड हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 45 और यहां पे आ जाएगा 990 दोस्तों। वापस देखिए दोस्तों r इक्वल टू 1 माइनस 6 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 270 को 990 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा लगभग अप्रोक्सीमेटली 0.27। ये जो आएगा लगभग आ जाएगा 0.27, और जब 0.27 में से 0.27 को लेस करेंगे तो r जो हमारा होगा वो होगा दोस्तों 0.73। हमारा जो r होगा वो होगा 0.73। इसमें जो बेसिक चीजें ध्यान देने वाली है, फॉर्मूला बेसिक वही है, बस ये देखना है जो संख्या रिपीट हो रही है उसके लिए एक संख्या के लिए एक डिजिट के लिए हमें एक कॉलम बढ़ाना है, फिर कोई दूसरी संख्या रिपीट होती है उसके लिए वापस एक कॉलम और बढ़ाना है। केवल इस m का जो मीनिंग होगा, इस m का मीनिंग है कि वो जो नंबर रिपीट हुआ है वो कितने टाइम हुआ है। 2 टाइम हुआ है तो 2 लिखना है, 3 टाइम हुआ है तो 3 लिखना है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे रैंक कोऑर्डिनेशन के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।